सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आ रहा हूं, गुणीय दूर गांव था यार, लेकिन इरादे स्ट्रॉन्ग थे मेरे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकूँ भाई। मैं आया हूं भिवानी के पास बाडड़ा और बाडड़ा के पास कादमा गांव। कादमा गांव वैसे तो कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन अब से ये स्पेशल हो गया। और यहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ एक भाई का। बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो लोग अपने यूपीएससी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, थोड़ा सा उनको टेंशन है क्योंकि 4 अक्टूबर को उनका एग्ज़ाम भी है। तो मैं सिर्फ मोटिवेशनल और वो स्ट्रगल लाइफ जहाँ से उन्होंने आके क्लियर किया है, इस टाइप की कुछ बातें होंगी। इंटरेस्टिंग होगा, बोरिंग सा इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सबसे लास्ट में इंटरव्यू लिया करूँ यार, मेरे से पहले तो सारा देश इंटरव्यू ले जाओ। मेरे साथ हैं नवीन जी। हेलो सर। सॉरी, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे साथ हैं विक्रम। ओके, कर शुरू है। ओके, मेरे साथ हैं विक्रम। कादमा बोलूं या नहीं बोलूं? विक्रम सिंह। ओके, ठीक है। मेरे साथ हैं विक्रम सिंह जी। भाई साहब राम राम। हेलो राम राम जी। हेलो दोस्तों। भाई साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। रिजल्ट आने के बाद तो और अच्छे हो गए हैं। और अच्छे हो गए हैं। पहला प्रश्न, 10वीं में कितने मार्क्स थे सर आपके? 82% आए थे मेरे 10वीं क्लास में। हाँ, आर्ट थी या क्या था? इंग्लिश मीडियम था, क्या था सर? इंग्लिश मीडियम के साथ ही था, और मैंने साइंस के सब्जेक्ट ले रखे थे। हाँ, फिजिक्स। +1 2 में नॉन मेडिकल थी? हाँ, +1 2 में मेरे पास नॉन मेडिकल थी, और मेरे +2 में 79% आए थे। 79। ओके, तो भाई मैं थोड़ा सा राजी हो गया। गणे नंबर कौन थे? थोड़ा सा हेजिटेशन है भाई मैंने, क्योंकि यूपीएससी वाला से बात करा ना, तो वे उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और बड़े दिमाग हुए हैं, और बड़ी बड़ी बातें नोट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है। मंत्री आता है, हेजिटेशन नहीं होती, प्रशासनिक अधिकारियों से हेजिटेशन हो, पता नहीं के बोलता का के बोल दूँ भाई। चलो भाई साहब, ग्रेजुएशन कहाँ से करी आपने? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन यूआईटी KUK से की थी। KUK से? यूआईटी से? हाँ जी, यूआईटी। हाँ जी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर? हाँ जी, मेरी माता जी वो तो खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और मेरे फादर साहब वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड। अब आजकल वो महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है। माँ बाप जब दोनों पढ़े लिखे हैं तो बच्चे के कान ज़्यादा खींचे जाते, कितनी सच्चाई है? अब मैं आपकी इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा 50%। एक्चुअली ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। मम्मी तो कान खींचती थी, पिताजी ऐसा कुछ नहीं खींचते थे, लेकिन एक हमें फ़ायदा बड़ा होता है। हर टाइम, मतलब हर वक्त हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलती रहती है कि उनके जो दोस्त आते हैं वो भी टीचिंग से रिलेटेड, हर कोई बंदा, स्टूडेंट भी जो भी आते हैं वो सारे पढ़ाई से रिलेटेड। तो हर वक्त हमारी फैमिली में पढ़ाई का ही माहौल मेंटेन रहता है। उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। दूसरी बात, वो जो मैंने यूपीएससी में सब्जेक्ट लिया वो था साइकोलॉजी जी। उसके लिए मैं जब अपने घर पे रहा करता था, तो वो ही सारे टॉपिक, वो जो कीवर्ड्स तो थे वो मेरे कान में गूंजते रहते थे। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी। इसलिए जिस वक्त मेरे को मौका मिला यूपीएससी में कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करने का, तो फिर मेरे लिए नेचुरल था कि वो मैं साइकोलॉजी लूँ। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ने साइकोलॉजी लिया? बिल्कुल। और ठीक है, और आप लोगों को जान के ये भी हैरानी होगी कि मैंने बीटेक के साथ एमटेक भी की इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहाँ पर मैंने गेट से पेपर दिया तो स्कॉलरशिप भी मिली। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं आईएएस का पेपर ना देता तो मैं किसी प्योर टेक्निकल पोस्ट पे होता, जिसने कभी भी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपने एमटेक तक कभी नहीं पढ़ा था। भाई साहब, मैं जो आपका वीडियो बनाने लग रहा हूँ, इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि जो मेरे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशनल मिला, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड ना हो, इसलिए। हमारे भाई साहब ने 3 बार एग्जाम दिया, तीनों बार जाके इंटरव्यू में अटके, अभी तीसरी बार इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू में क्यों अटके, कहाँ कमी रह गई? हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, पहली बार तो मेरे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में नंबर कम रह गए थे। ओके, ठीक है। एक्चुअली ये हमारे मेंस में ये 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 9 सब्जेक्ट के बाद इंटरव्यू के नंबर होते हैं।
तो हम बस ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यू में कम नंबर मिले। अगर मेंस में भी कभी कभार एक सब्जेक्ट में कम नंबर रह जाएं तो आप फाइनल इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि 5 लाख बच्चे में से सिर्फ 850 को रैंक मिलनी है। तो आप ये देख लीजिए कंपटीशन कितना स्ट्रोंग है। लास्ट में तो एक नंबर पर 20-20 बच्चे होते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसलिए किसी भी एक पेपर में 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हुआ और आप लिस्ट से बाहर, तो मेरे पहले और दूसरे इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ। मतलब एग्जाम में जो मेंस हो उसमें कम नंबर है, इसलिए आप इंटरव्यू भी पास आउट हो गए होंगे, लेकिन वो टोटल कैलकुलेशन में पीछे रह गया। हाँ जी, वो टोटल कैलकुलेशन में पीछे रह गए। और फिर उसके बाद ठीक है, अगली बार जब मैं दे रहा था तब मेरे इंटरव्यू में भी कम नंबर लगे थे, 138 लगे थे। लेकिन इस बार अभी तक वैसे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस टाइम मेंस में भी अच्छे रहे होंगे और इंटरव्यू में भी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि इस बार इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। ओके सर, 4 अक्टूबर को बच्चों का पेपर है, उनको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? क्या 24 में से 20-20, 22-22 घंटे वो पढ़ें या कैसे करें? मैं तो बस उनको एक नहीं सिर्फ 2 बातें बोलूँगा कि हर रोज़ 1 घंटा शाम को खेल के आओ, हर रोज़। और दूसरी बात, शिद्दत से सिर्फ 8 घंटे पढ़ो। मैं लिख के देता हूँ कि आपका पेपर हर हालत में क्लियर होगा। खेल के आने से पूरे दिन का स्ट्रेस गायब होता है, रात को नींद अच्छी आती है, जो भी पढ़ते हैं वो ग्रास्प अच्छे से होता है। दूसरी बात, बस 8 घंटे शिद्दत से पढ़ो। शिद्दत मतलब उस टाइम कोई व्हाट्सएप नहीं बजेगा, फ़ोन साइलेंट पे रहेगा, किसी दोस्त का कॉल नहीं आएगा। बस अगर ये दो आपने मेरी बात मान ली तो आपका प्रीलिम्स हर हालत में क्लियर होगा। कुछ बच्चे तो ये कह देंगे भाई सर ने तो है ना व्हाट्सएप के लिए कहा है, पबजी के लिए नहीं क्या? मतलब हाँ, ये मतलब ये तो वही बात होगी, बस 1 मिनट का जोक है कि एक बार डॉक्टर ने काफ़ी सारे दारूबाजों के सामने ये कहा कि एक बोतल के अंदर कीड़े थे, उसके अंदर दारू डाल दी तो वो पूरे के पूरे कीड़े मर गए। तो डॉक्टर ने तो ये कहा था कि ये देखो दारू से कीड़े मर जाते हैं। उन शराबियों ने क्या माना कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्या बात है, दिमाग है, शराबियों का अपना दिमाग है। सर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो सकता है, या हम ये ही मान के चलें यार 2-3 साल तो लगने ही लगने हैं, छोड़ दो फर्स्ट अटेम्प्ट? अब मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, अगर उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो वो गाइडेंस किसकी? 2 लोगों की। एक तो उसके कोचिंग वाले टीचर या फिर कोई और टीचर जिनसे वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और दूसरा उसके सीनियर्स, क्योंकि इस फील्ड में भी हम लोगों को काफ़ी अलग जगह से नोट्स इकट्ठे करने होते हैं, जैसे मेंस के लिए। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बन गया तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। और एक और बात बस, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कही, ठीक है, अभी आज जो ठीक है आप मतलब अभी आज जो हमारा प्रोग्राम था वहाँ पर भी मैं यही बात कह रहा था, बच्चों सिर्फ 1 साल मेहनत कर लूँ। मैंने इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अपना 100% दे दिया, पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने हो सकता है मेरा 90% दिया। किसी 1 साल में अपनी 100% मेहनत लगा दो, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप हर टाइम पेपर को सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं से तो आपके पास मदद पहुंच ही जाएगी। शिद्दत से सोचना पड़ता है, शिद्दत से सोचना पड़ता है। और मैं हाँ ठीक है, इस बार अगर भगवान भी आके ये पूछे ना, मैं रोज़ रात को अपने आप से ये पूछ के सोता था कि क्या आज मैंने शिद्दत से 8 घंटे पढ़ाई की। अगर उसका आंसर हाँ होता था तो मैं सो जाता था रात को। अगर उसका आंसर मेरा मन कहता था नहीं, तो मैं 2 घंटे और पढ़ के पूरा कोटा पूरा करके ही सोया करता था। शिद्दत का मतलब गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है ना सर। अच्छा, अभी जब वो पेपर देंगे तो इस टाइम पे वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनका मेंटोर बन के कौन काम करेगा? वो खुद को मोटिवेट कैसे करें? हाँ जी, ये आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है इसमें स्ट्रेस बहुत होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है अभी हमारे बच्चों के पास। तो मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से निकला हूँ। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो ना रोज़ 15 से 20 मिनट योगा प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पेपर वाले दिन आप रिलैक्स्ड होंगे। दूसरी बात,
हमें स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना है। उनके हर एक कोट को पढ़ते ही आपके अंदर जो ऊर्जा आ जाएगी ना, वो मैं यहाँ पर बयान ही नहीं कर अब सकता। लोगों को यही नहीं पता स्वामी विवेकानंद जी की क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, हाँ जी, थोड़ा सा भी हाँ जी, ठीक है। आपको बस गूगल पर स्वामी विवेकानंद कोट लिखना है, उनके क्या व्यक्तित्व के, उन्होंने कौन कौन सी लाइन कही, ओके। वो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, या फिर आप उनको यूट्यूब पर भी वीडियोस देख कोट सकते मीन्स हैं। कोटेशंस हाँ, जो हैं। कोट मीन्स कोटेशन। और एक और यूट्यूब पर भी स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत सारी उनकी जीवनी और उनकी कोटेशन काफ़ी बहुत अवेलेबल है। बिल्डअप करती हैं, वो मोटिवेट करती हैं। वो आपको इंस्टेंट मोटिवेट करते हैं। एक छोटा सा कोट, स्वामी विवेकानंद जी सेज इट इज़ बेटर टू बर्न ऑफ देन रस्ट ऑफ, मतलब पढ़ पढ़ के अपने आप को बर्न कर लो। ये अच्छा है कि आप अपने आप को सुस्त छोड़ो और आपको जंग लग जाए। ये बात देखो, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस टाइप के इंटरव्यूज़ हों और हर मीडिया कवरेज करे तो लोगों में मोटिवेशन आएगा। सर, आपके पास साइकोलॉजी थी। हाँ जी सर। डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम होगी। हाँ जी सर। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कंपेयर करें तो कौन सा बेस्ट है या दोनों सही हैं? अब एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं बड़ा ही ना फैक्टफुली दूंगा। मैं कुछ ये हिंदी इंग्लिश के पार्शियलिटी में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम दोस्त तो इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन मेरे 4-5 दोस्त हिंदी मीडियम के भी हैं। उनकी भी इस बार 2 बच्चों की रैंक आई है, 3 बच्चों की पिछली बार आ चुकी है। तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होते हैं। सिर्फ एक इशू आता है हिंदी मीडियम में, उनको रीडिंग मटेरियल कम मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आजकल काफ़ी कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में दे रहे हैं। और क्योंकि आप लोग, हम लोग, मैंने भी अपने स्टार्टिंग के 3-4 साल तो हिंदी मीडियम में ही स्टार्ट करे, और मैं अभी गांव के सरकारी स्कूल में ही जाता था, खानपुर कलान सोनीपत में। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, और हम तो तख्ती पे लिखते थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, बस आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ा समझने के लिए, और आप हिंदी मीडियम में दें, आपका भरपूर सिलेक्शन होगा। आप चाहें तो इस बार परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितने बच्चों ने हिंदी मीडियम में ऑप्ट किया और उसमें से कितनों का हुआ। तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज वो सेम है हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि 5 बच्चे इधर इंग्लिश मीडियम के खड़े हैं, 5 बच्चे इधर हिंदी मीडियम के खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले कॉम्प्लेक्स फील कर जाते हैं, इन्फीरियरिटी आ जाती है। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कहा स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। अगर रोज स्वामी विवेकानंद जी को 15 मिनट, तो अगर 15 मिनट पढ़ोगे, हिंदी वाले बच्चे भी कोई भी, तो ये जो हीन भावना है ना, ये हीन भावना पॉजिटिविटी के अंदर चेंज हो जाएगी। उठो, रुको मत जब तक अपने ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के अगर आप स्टूडेंट बन गए, वर्चुअल स्टूडेंट, अब तो हमारे बीच में वो रहे नहीं, अगर आप उनके स्टूडेंट बन गए, दिन में 15 मिनट दें उनको, वो आपको रैंक लेकर देंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस मेरे रैंक के पीछे कौन है, एक तो मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और दूसरे स्वामी विवेकानंद। मतलब एग्जाम क्लियर हो जाता है बशर्ते वो गिव अप के बारे में ना सोचे। गिव अप तो सोचना ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि फेलियर कैन बी फॉरगिवन बट एमिंग लो इज ए क्राइम। तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, हम जब मिट्टी में कील को ठोकते हैं तो 2 बार हथौड़ा मारते हैं, वो पूरा नहीं ठुकता, लेकिन वो 70% ठुक चुका होता है। तो उस टाइम ये सोचें कि भैया 70% तो ठुक गया है, बस 30% रह रहा है, तो लास्ट हथौड़ा तो इतनी जोर से मारना है कि इस अटेम्प्ट में ही यहाँ से पार हो जाए। क्या बात है। देखो इस गर्मी में भी बारिश आ गई, मतलब ये है पावर स्वामी विवेकानंद। ऑनेस्टली यार, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें सुन के जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी हर जगह काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं। यूपीएससी नहीं, हर जगह ही, हर जगह। वो आपके पर्सनल लाइफ में, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो सर बारिश आ गई, थोड़ा सा मंदिर चले, है ना? बिल्कुल। तब तक थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया जाए भाई। और यहाँ पे देखो भाई,
भाई देखो, ये जोश देख के स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इन्होंने जो बताया, सीरियसली मैं तो खुद इंस्पायरेशन में अभी बातों से ही मोटिवेट हो रहा हूँ। अगर उनके कोटेशंस पढ़ूंगा, लिखूंगा और हर जगह उसको यूज़ करूंगा तो यार सच में वो शक्ति आएगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। सर अभी प्री क्लियर हो जाए बच्चों का, हाँ जी। उसके बाद फिर वो मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी वो कैसे करें? कौन सा सब्जेक्ट ग्रोइंग है, मार्क्स किस में आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी फंडा होता है क्या भाई हाँ वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, ग्रोइंग है उसमें जल्दी सिलेक्शन होता है, इस तरह का भी कुछ फंडा होता है? हाँ जी सर, होता है। हम लोगों ने भी ये सुना है कि हर साल कोई 1-2 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अच्छे रिलेटिव मार्क्स आते हैं। लेकिन मैं तो आप अपने ठीक है एक्सपीरियंस से बस ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप पढ़ने के बाद अच्छे से आंसर लिख के आएंगे ना, चाहे कोई भी ऑप्शनल लिया हो, चाहे हिंदी लिया हो, संस्कृत या मेरी तरह साइकोलॉजी, आपके नंबर आने ही आने हैं। तो सर कौन सा ऑप्शनल है इस पर कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका जो ऑप्शनल है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना, आप उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल पढ़ ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि भाई लैंग्वेज हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आपकी डेडिकेशन पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो सर अब आपने 3 बार फेस किया इंटरव्यू को, डर कितना लगता है? अभी मैं अगर ग्रुप डी का भी हो तो ज़्यादा चढ़ जाए भाई, आज तो इंटरव्यू है। हाँ जी। तो यूपीएससी तो इंडिया का सबसे बड़ा सबसे मुश्किल एग्जाम है और उसका इंटरव्यू आप देने गए, अब मेरे ऐसा को पूछते क्या, ऐसा डराते हैं क्या अंदर कोई, मतलब कुछ ऐसा सीन होता है क्या अंदर? वो एक्चुअली क्या होता है सर, फर्स्ट इंटरव्यू में तो मुझे भी काफ़ी एंग्जाइटी फील हुई थी क्योंकि मेरे लिए अननोन था, मुझे ये नहीं पता था कि क्या पूछने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो ठीक है। आपने अभी ये वर्ड यूज़ किया कि हमारे भारत का सबसे मुश्किल इंटरव्यू, मैं ये कहूँगा कि वो हमारे भारत का सबसे कूल इंटरव्यू होता है। इतने रिलैक्स रह के 5 आदमी बहुत सीनियर आपसे इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं, इतने रिलैक्सफुली, तो आपके दोस्त भी आपसे बात नहीं करते। आपने एक वर्ड यूज किया एंग्जाइटी। हाँ जी। और मैं सोचता हूँ फोबिया, दोनों में फर्क क्या है? हाँ जी, एंग्जाइटी का मतलब ठीक है, एंग्जाइटी क्या होती है, जब हमें फियर ऑफ दैट थिंग विच वी डोंट नो, किसी अनजान चीज़ से जो घबराहट होती है वो होती है एंग्जाइटी। फोबिया क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ जिससे इंटरेक्शन 4-5 बार हो जाए और जब उससे वो डर हमारे अंदर बैठ जाए। फॉर एग्जांपल यूपीएससी इंटरव्यू से पहले क्योंकि मेरे लिए अननोन था तो मुझे एंग्जाइटी हुई। अगर आपको लिफ्ट में आने जाने में वो डर लगता है तो वो फोबिया। ओके। तो सर अंदर वैसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, जीके के या किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना आसान होता है? कई बार मैंने ऐसा सुना है अगर वो 20 क्वेश्चन पूछे, 20 में से 19 क्वेश्चन आपको जवाब नहीं आता तो क्लियरली मना कर दो, मुझे नहीं आता। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा दे, इस तरह क्या सीन होता है? ये सर आपकी बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली हमारी पर्टिकुलर नॉलेज की टेस्टिंग तो मेंस तक हो चुकी है जी। वो जीके तो की पढ़ाई की टेस्टिंग तो हो चुकी है। जीके की पढ़ाई की टेस्टिंग हो चुकी है। वो तो उस टाइम बस हमारे सामने बैठ के ये देख रहे हैं कि हम 5 लोगों में किस तरीके से बात करते हैं। और आपने जैसे ठीक कहा, वो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं और आप 19 का नहीं दे रहे, तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप ट्रूथफुल हैं। दूसरा, आप वैसे कुछ भी नहीं बोलते, आप टू द पॉइंट हैं, आप फैक्चुअल हैं, फैक्ट होंगे तभी बोलेंगे। और एक क्वेश्चन का जो आंसर दिया, उनको तो बस यही देखना है कि जिस क्वेश्चन जो पूछा वो टू द पॉइंट दिया या नहीं दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, फाइनली जो आपका इंटरव्यू हुआ, एंट्री क्या हुई, अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू February 26 को था, शाम को 5 बज गए थे, मेरा इवनिंग स्लॉट में था जी। ठीक है। आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैं जैसे ही रूम में अंदर घुसा, क्या तब भी किताबें पढ़ रहे थे बाहर बैठ के भी, मेरे को ये पूछ सकते हैं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। एक्चुअली यूपीएससी भवन में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपके साथ ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आपके लिए टी, कॉफ़ी, मतलब ये स्नैक्स वगैरह सब कुछ रखे होते हैं और सारे जेंटलमैन होते हैं और वुमेन भी होते हैं। तो हम लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इस तरीके से ये सब कुछ डेवलपमेंट हो रही है। और 80% लोग इंटरव्यू से पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं।
तो जैसे ही मैंने रूम के अंदर एंटर किया, मुझे 5 काफ़ी सीनियर लोग दिखे और जो मेरे बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने, चौबे सर का मेरा बोर्ड था, तो मैं जैसे एंटर किया तो उन्होंने मेरे से चाय या कॉफ़ी पूछी और फिर मुझे रिलैक्स करते हुए कहा बताइए आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो क्योंकि मेरी हॉबी है योगा और माउंटेन ट्रैकिंग, तो उन्होंने 50% मेरा इंटरव्यू योगा पे रहा, मेरी हॉबीज पे रहा। उन्होंने कहा होगा चल भाई रेडी हो गया, मैं अब हमको क्वेश्चन पूछना शुरू करें और धड़ा शूट करना शुरू कर दिया इस तरीके से? नहीं या सर, रिलैक्स करवा देते हैं पहले, भाई आराम से बैठ जाए इस तरीके वो से? लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स करा देते हैं और आपके पास ये भी ऑप्शन होता नहीं सर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, वो कुछ और पूछ लेते हैं और वो उसी में से पूछते हैं जिस साइड आप उनको हिंट करते हो। कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं? वो नहीं, कंफ्यूज करने की नहीं, ठीक है। एक्चुअली हमारा एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारी हॉबीज लिखी होती हैं। जी। तो जैसे उन्होंने देखा हॉबीज योगा और माउंटेन ट्रैकिंग है तो उन्होंने योग से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर ना देता तो वो किसी और चीज टॉपिक पे शिफ्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने योग पे पूछा, मैंने आंसर दिया, फिर वो पूछते गए, मैं आंसर देता गया। तो इसी चीज़ में फ्लो में वो लोग, उन्होंने मेरे से 15 क्वेश्चंस पूछे योग पे और अराउंड 30-40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, तो 50% टाइम तो मेरे से मेरी हॉबी पर ही पूछा गया, तो मेरे लिए कंफर्टेबल था काफ़ी। योगा पे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे पहले? हाँ जी, वो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि महर्षि पतंजलि ने जो अपने वो शास्त्र लिखा हुआ है उसका पहला श्लोक क्या है, तो मैंने उसका आंसर दिया। तो वो जो हमारे हेड सर थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए एक्सीलेंट बोलते हुए। उन्होंने फिर अगला पूछा कि हमारे मतलब स्टूडेंट की लाइफ में योग का क्या रेलेवेंस है, तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद ऐसे योग पे काफ़ी क्वेश्चन। तो मतलब यूँ नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बैठ के नॉर्मली जैसे 5-6 आदमी बैठ के बात करते हैं इसी तरीके से? बहुत ही रिलैक्स। मैं ये कहूँगा कि मैंने अब अभी तक अपने मतलब कैरियर में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, प्लेसमेंट के, फिर उसके बाद एसएसबी, फिर आर्मी के, ठीक है, और यूपीएससी के। यूपीएससी का इंटरव्यू सबसे कूल इंटरव्यू, इतने प्यार से तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे बात नहीं करते। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2 तरीके से यूपीएससी बच्चे क्लियर करते हैं, 2 तरीके से। पहला, वो जो पहले तरीके के बच्चे वो हैं जो जॉब नहीं करते, घर पे बैठ के पढ़ते हैं। दूसरे तरीके के वो हैं जो जॉब करते हैं और फिर उनको तैयारी करनी पड़ती है। आप जॉब भी साथ में करते थे और पढ़ाई भी करते थे, तो ये मैनेज कैसे करते थे सर? हाँ जी सर, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो एक्चुअली स्टार्टिंग में जब बच्चा न्यू होता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस का मीनिंग क्यों है? क्योंकि हम सारे अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। हमने ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले इसको कुछ नहीं पढ़ा होता, तो पहले सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जिस वक्त आपको ये कंफर्टेबल हो जाए कि आप दिन में 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं, तब आप पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हाँ जी, तो हाउ टू मैनेज? अब अकॉर्डिंग टू मी जी, आपको बस अपने वक्त को पर्टिकुलरली बाइफरकेट करना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या कर रखा था कि सुबह उठ के शाम 5 बजे तक मैं अपने स्टडी का काम करता था, और 5 बजे के बाद रात तक मेरे को ऑफिस का काम करना होता, और जिस दिन मुझे क्लास लेनी होती थी वो मेरी सुबह की होती थी। तो बस बंदे को क्लियर कट डिस्टिंक्शन करनी है। और जो बंदे जॉब करते हैं उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसलिए वो जॉब कर रहे हैं। और यूपीएससी वालों को रिस्पॉन्सिबल बंदे चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप कर सकें। तो फिर मेरा तो ये कहना है कि स्टार्टिंग में मतलब ठीक है, अगर मैनेज हो सकता है, गवर्नमेंट मैनेज हो सकता है, जॉब के साथ बिल्कुल मैनेज हो सकता है, और बिना जॉब के तो है ही पॉसिबल। हाँ, बिना जॉब के तो है ही पॉसिबल। तो ये आप पर है, ठीक है। बस कभी ये नहीं सोचना कि ये इम्पॉसिबल है या हो नहीं सकता या जॉब के साथ नहीं हो सकता। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर आपको मेरी पूरे के पूरे लेक्चर से कोई दो बातें सीखनी है तो प्लीज़, एक तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने लग जाओ, आपका 100% होगा। और दूसरा, योग करना स्टार्ट कर दीजिए, प्राणायाम वगैरह, उससे आप रिलैक्स रहेंगे। और ये रिलैक्समेंट पेपर है।
मैंने आपने कई बार जिक्र किया, मैंने फॉर्म में फिलअप किया योगा। हाँ जी। बहुत सारे बच्चे लाइक मी, बहुत सारे लिख देते हैं रीडिंग बुक्स एंड लाइक म्यूजिक। हाँ तो जी। ऐसे ही कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बारे में पूछताछ होगी इंटरव्यू के टाइम पे। हाँ जी, बिल्कुल उसके बारे में पूछताछ होगी। और आप ये भी देखिए कि अगर आपने कोई चीज़ वैसी लिख दी तो यूपीएससी जब आपसे पूछेगी रीडिंग बुक्स, तो वो पूछेंगी आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। अगर आपने उनको झूठ बोला तो वो 40 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के बता देंगे इस बंदे ने 10 किताबें पढ़ी हैं या फिर ये झूठ बोल रहा है। अगर उनको पता चल गया ही इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट, तो उस तरह के बंदों का तो वहीं पे वो आपके सामने हंसते रहेंगे, आपको यूं फील कराएंगे कि आपका तो हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर चल तो हो लिया, बस काम खत्म। तो मतलब ऑनेस्ट रहें इस जॉब को लेके, हाइपर ना बिल्कुल हो। सर, बिल्कुल, क्योंकि हर एक बंदे के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर बच्चे को खेत में काम करना अच्छा लगता हो, तो वो उसकी हॉबी होगी, तो वो बस वो ये लिखे। कईयों को योगा, आपको पेंटिंग, जो भी अच्छा लिखता है वो हॉबी है योगा को, इसलिए वो हॉबीज इसलिए लिखवाते हैं ये देखने के लिए कि बंदा काम के बाद अपने फ्री टाइम में कितना डीप जाके अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। ओके, ये सबसे सुपर बात हुई। तो सर कुछ लोग शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं भाई मेरे को 12 घंटे नींद आती है, मैं कोई ड्रग ले लूं जिससे कम नींद आए और ज्यादा पढ़ सकूं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, बस मैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपको पता होता है कि आप 1 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। दिन में 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट हैं, लेकिन वो 8 घंटे वो उसमें आप अपना 100% लगाएं। 100% मीन्स फ़ोन साइड में रखा हो, किसी दोस्त के साथ बातचीत नहीं हो रही हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तब आपको रिटेन भी ज़्यादा होगा। और क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बात बता सकता हूँ, जितना शांत फोकस रह के आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर मेमोरी में स्टोर होता है। चलो, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेरी मच आप लोगों का कि आप लोग आए और आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे विचारों को मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। रियली थैंक्स। जब लास्ट फाइनल होगा, प्री मेंस के लिए होगा, तो मेंस के टाइम भी सर मुझे टाइम दे देना। अरे सर बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तब आप डीसी होंगे और फिर मैं बाहर खड़ा हूँगा और फिर मैं पीएन से कहूँगा भाई मेरे अंदर बुला ले यार। अरे नहीं, क्योंकि सर, मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इस टाइप का आप एक थोड़ा सा और 10 मिनट मुझे दे दें। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा थैंक यू थैंक यू भाई। ये था एक छोटा सा इंटरव्यू। देखो चूल्हे दो रहा बैठकर, इतने सिंपल सिटी में कोई इंटरव्यू नहीं दिया करता भाई, जब डीसी लग जाए तो भाई। तो यह वीडियो हमने किसी लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।